मैंने अपना बचपना खो दिया। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है ना कि मर जाऊं। वो जेल का खाना नहीं खाना चाहती थी। पापा चाहते थे कि मैं एक पुलिस वाला बनूं। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको 5 वर्ष पहले की एक घटना की तरफ ले चल रहा हूं। आपको याद होगा कानपुर का चर्चित भिकरू कांड, आप सबने सुना होगा। इसमें गैंगस्टर विकास दुबे उसके साथियों ने रात में पुलिस पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। उसके बाद हुए एनकाउंटर में पुलिस ने विकास दुबे और उनके साथियों को मार दिया था। उन्हीं मरने वालों में खुशी दुबे के पति अमर दुबे भी थे। उस खुशी दुबे के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, और खुशी दुबे खुद अपनी जुबानी आपके सामने अपनी बात भी बताएंगी। आप ध्यान से सुने। और आपको बता दें कि खुशी दुबे ने बताया कि मेरी जिंदगी वहीं थम गई, वहीं बिखर गई। आज भी वो रात मेरी जहन से जाती नहीं। बंद कमरे में बैठी हूँ, लेकिन कानों में वही गोलियों की आवाजें अक्सर गुजरने लगती हैं। ज्यादातर सोचती हूँ तो नाक से खून बहने लगता है, मोबाइल की घंटी बजती है, दिल धड़कन बढ़ जाती है, लगता है जैसे कोई बुरी खबर आने वाली हो। पटाखों की आवाज से डर कर कांपने लगती हूँ। यह कहना है खुशी दुबे का। बता दें कि खुशी दुबे ने बताया कि रात को नींद नहीं आती, किसी भी काम में मन नहीं लगता, पढ़ना चाहती हूँ लेकिन शब्द आंखों के सामने से गुजरते हैं, दिमाग पर नहीं पड़ता। बताया कि मैं डिप्रेशन में जूझ रही हूँ, लेकिन इलाज तक नहीं करवा पा रही हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारा समय सारा पैसा खत्म हो जाता है। जो शरीर कभी दौड़ लगाता था वह अब चलने में भी कांपता है। बता दें आपको कि खुशी दुबे ने यह भी बताया कि दरअसल मैंने 5 साल पहले 10वीं की परीक्षा दी थी। तब उम्र 16 साल थी। पापा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, इसलिए घर के लोग मेरी शादी के रिश्ते खोजने लगे। इसी बीच विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे ने से रिश्ते की बात चली। पापा उन्हें देखने गए, लेकिन निराश लौट आए। पापा ने शादी का वादा किया। खुशी के पिता ने वादा किया था, बस इतना ही कहा था, बाद में बताएंगे। बता दें कि 2 दिन बाद, बतौर खुशी ने बताया कि 2 दिन बाद अमर दुबे मेरे घर आए। उसके बाद कुछ गुंडे थे, सभी हाथों में बंदूकें थी। उन्होंने मुझसे शादी के लिए माँ से बात शुरू की, लेकिन माँ ने मना किया। काफ़ी जिद की, लेकिन माँ नहीं मानी। इस पर वे लोग भड़के उठे और वे सब मेरे कमरे में आए और मेरा हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में ठूस लिया और घर से उठा ले गए। रास्ते भर चीखती चिल्लाती रही, उनमें मिन्नतें मांगती रही, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वे मुझे कानपुर के बिगरू गांव ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। बतौर खुशी ने बताया कि सारे लोग मुझे अजीब लग रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उनके इसके 2-3 घंटे बाद ही मेरी अमर दुबे से शादी करा दी गई। उसी दिन मैंने पहली बार विकास दुबे को देखा था। खुशी दुबे ने बताया कि मेरा बचपन छीन गया। शादी के बाद मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, बार बार कह रही थी मुझे घर तो जाने दो, घर जाने दो। अमर दुबे से भी कहा कि मुझे मेरे घर जाने दो। इस पर उन्होंने कहा था कि चूल्हा चौका का रस्म हो जाने दो, फिर चली जाना। आपको बता दें कि बतौर खुशी ने बताया कि चूल्हा चौका की रस्म यानी ससुराल में जब दुल्हन पहली बार खाना बनाती है, तभी तक मेरी अमर दुबे के साथ सुहाग रात भी नहीं हुई थी। बता दें कि 2 जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में मेरे घर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। लगा कोई बारात निकल रही होगी, लोग पटाखे फोड़ रहे होंगे, लेकिन फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना आंखों के सामने सोचा हो उठा हो। घर में अफरा तफरी मच गई। मैं कांपते हाथों से अपना कमरा बंद कर रोने लगी। बतौर खुशी ने बताया कि काफ़ी देर तक गोलियां चली। इसके बाद घर में अफरा तफरी मची हुई थी। दरवाजा नहीं खोला। सुबह 3 जुलाई को पता चला कि इस दौरान 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए रोक लिया और रात में मुझे, मेरी सास और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हमें थाने ले गई और 4 दिनों तक वहां रखा। इस दौरान कोर्ट में पेशी हुई और फिर 8 जुलाई को हमें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुझे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में अमर दुबे के साथ आरोपी बना दिया। आरोप लगाया था कि मैं भी इस घटना में शामिल हूँ। बता दें कि बतौर खुशी ने कहा कि जेल में पहला दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मुझे 40 महिलाओं के बीच एक बैरक में रखा गया, जहां बस पैर फैलाने पर की जगह थी। एक थाली, एक मग, उसी मग में चाय और दाल मिलती थी। उसने बताया कि खाने की महक मुझे परेशान कर देती थी। माँ के हाथों का खाना बहुत याद आता था। मेरी माँ खुद खाना नहीं खाती थी। वह सोचकर शायद मैंने भी कुछ खाया होगा। वह साफ सफाई की हालत यह थी कि 2 घंटे बाद में पानी आता था। नहाने पीने के और बर्तन धोने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल करना होता था। बतौर खुशी ने बताया कि जेल में कोई किसी से बात नहीं करता था, सब चुप बैठे रहते थे।
खुशी ने 2.5 साल जेल में कैसे बिताई पूरी कहानी अपने बताते हुए कहा कि कुछ लोग टीवी देखते थे तो कुछ चुपचाप अखबार पढ़ते थे और मैं बस अकेले बैठकर रोती रहती थी। जब कोई मिलने आता आंखें सूखने का नाम नहीं लेती थी। जेल का तीसरा दिन था जब मैंने टीवी पर देखा कि अमर दुबे मेरे पति हिमाचल के हमीरपुर में एनकाउंटर में मारे गए। शादी के 5 दिन बाद ही मेरा सुहाग उजड़ गया और मैं विधवा हो गई। मैं अमर के बारे में सोचने लगी कि हाँ, उन्होंने मुझसे सब जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन जब वह मेरे पति बन गए तो मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया था। यह सोचकर कि शादी एक बार होती है, उसे सब निभाना चाहिए। बतौर खुशी ने कहा कि अब 5 दिन की सुहागन और एक फिर विधवा हो गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जेल में रहने के दौरान मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा। मुझे जेल से निकालने के लिए दिन रात दौड़ भाग करते रहे। 2.5 साल तक लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगाते रहे, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से मुझे जमानत मिल सकी। मैं 2.5 साल जेल में कैसे रही उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं था। उस जुर्म में मुझे जेल में बंद कर दिया गया। वह बताती है कि कानपुर के पनकी इलाके में रहती हूँ। जेल से बाहर आने के बाद भी हालत नहीं बदले हैं। समाज ने जैसे ही छोड़ दिया है वह मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती और लोगों से बात करना चाहती तो मुझे नज़रें फेर लेते थे, रास्ता बदलने लेते थे। अब मैंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। बतौर खुशी ने कहा कि मेरे दोस्त भी अब मुझसे बात नहीं करते। उन्हें डर लगता है कहीं वे मुझसे बात करके किसी झंझट में पड़ जाएं। लोग हमारे घर आना जाना बंद कर चुके हैं। शादी ब्याह के कार्ड तक देना छोड़ दिया है। कई बार तो घर का खाना बना रहता जाता है, कोई खाता ही नहीं। कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। घर में सन्नाटा पसरा रहता है। मम्मी पापा के लिए यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर मेरे साथ उन्हें भी कितना कुछ झेलना पड़ा। बतौर खुशी ने यह भी बताया कि हर पेशी पर 35 किलोमीटर दूर चौबेपुर थाना जाना पड़ता है। एक बार जाने आने का लिए 500 रुपये खर्च होता है। कई बार पैसे नहीं होते, पापा ही कमाते हैं जो अब बूढ़े हो गए हैं और बीमार रहते हैं। पेंटर हैं, बारिश में काम नहीं मिलता। कई बार किसी तरह उधार पैसे ले देते हैं। उनके बाद कोई और कमाने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि यह सोच कर डर लगता है कि उन्हें कुछ हो गया तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। खुशी ने कहा कि हाल ही में मेरे पैर फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन फिर भी पेशी पर जाना पड़ता था। मोबाइल तक नहीं है मेरे पास। रास्ते में कुछ हो जाए तो किसी को बताने का भी जरिया नहीं है। आप लोगों की भी बेटियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, सपने बुनती हैं, करियर बना रही हैं, लेकिन मैं जो लड़की कभी हाई स्कूल की छात्रा थी आज कोर्ट कचहरी, थानों और वकीलों के बीच भटक रही है। नौकरी की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा लोग नाम सुनते ही मना कर देते हैं। कहते हैं आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे, आपका नाम बिकरू कांड से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे वकील शिवाकांत दीक्षित जी, उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानकर केस लड़ा। 1 रुपया फीस नहीं ली। मैं भी उन्हीं की तरह वकील बनना चाहती हूँ ताकि अपने जैसे बेकसूरों को न्याय दिला सकूँ। शायद उसी से मेरी आत्मा को सुकून मिले। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे जैसी किसी और की दुनिया न उजड़े। अभी आप खुशी की बातों को सुन रहे थे। अब आप खुशी क्या बोल रही हैं, उनकी जुबानी आपको सुना रहे हैं। इसके बाद आप सुनिएगा कि खुशी के वकील जो बात कर रहे हैं उनको सुनाएंगे। शिवाकांत दीक्षित जी बोलेंगे और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी इस संबंध में बड़ी जानकारी आपको देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह खबर अच्छी लगेगी और खबर अगर अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करिए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें और अपना सहयोग इसी तरह मेरे साथ बनाए रहें। नमस्कार। नमस्कार, मैं खुशी तिवारी हूँ। आप लोगों ने बिकरू कांड के बारे में सुना तो होगा ही। मैं वही निर्दोष हूँ जो इस बिकरू कांड में बिना मतलब के घसीटी गई। मैं मेरे घर की सबसे छोटी थी, तो मेरे पापा के सपने बहुत ज्यादा थे, आज भी हैं, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी से ही लड़के देखना स्टार्ट कर देते हैं और बिटिया का इंटर हो जाएगा, उसके बाद में धीरे से शादी कर देंगे। तो उन्हें किसी ने लड़का बताया था, तो वो लड़का देखने गए थे बिकरू, और वहां पे बातचीत हुई। पिताजी को मेरे कुछ समझ नहीं आया होगा तो वो वापस आ गए। और उन जिनसे मेरी शादी हुई है, अमर दुबे, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे कहाँ देखा था और मुझे आकर के मुझे बंदूक के दम पे घर से उठा के ले गए। जब वो मुझे मेरे घर से उठा के ले जा रहे थे तब मैं रोई चिल्लाई, लेकिन
16 साल की थी तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तब मुझे पता ही नहीं था कि शादी। उस दिन घटना क्या हुई, ये तो पहले तो 3 तारीख की सुबह हम लोगों को पेपर से पता चला, लगा कोई छोटी सी घटना हो गई है, लेकिन दोपहर होते होते क्लियर हो गया था कि विकास के घर पर करीब 4 थानों की पुलिस, शिवराजपुर, बिल्हौर, चौबेपुर और बिठूर की पुलिस रेड करने गई थी। और वो रेड में उन्होंने वहाँ से रिटेलिएशन हुआ और एक्सचेंज ऑफ द फायर हुआ, जैसा पुलिस का कहना है। और उसमें 8 पुलिस वाले तो उसी दिन ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, मर्डर हो गया। इनफैक्ट पुलिस ने एनकाउंटर में, पुलिस ने 2 लोगों का उस दिन एनकाउंटर किया था, उसी दिन सेम डे 2 लोगों का एनकाउंटर किया था। और ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब एक दानवी घटना थी। इस तरह से 8 पुलिस वालों की इतनी नृशंस हत्या, ये अपने आप में बहुत ख़राब बात है। इससे पूरा देश लोग हिल गए थे। सर, जेएमडी न्यूज़ की टीम गांव पहुंची थी, घटना के 5 साल पूरे हुए, लेकिन जब हम लोग गांव पहुंचे तो गांव की गलियां आज भी सुनी हैं, बोलने को लोग वहां तैयार नहीं हैं। क्या लगता है कि क्या विकास दुबे की दहशत अभी भी गांव में है, या फिर पुलिस से लोग डर रहे हैं? देखिए, विकास तो अब है नहीं, और माननीय योगी जी की सरकार, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर स्थितियों को सामान्य करे। क्यों लोग भयभीत हैं? अगर विकास से भयभीत हैं तो भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, विकास या उससे रिलेटेड जितने उसके सहयोगी थे सब नेस्तनाबूद हो चुके हैं, कोई नहीं है। तो भय जैसा मुझे तो नहीं लगता कोई भय जैसा होना चाहिए या होगा। लेकिन अगर वो पुलिस से है तो भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो दोनों ही कंडीशन में क्षेत्रीय प्रशासन को सिचुएशन को, स्थितियों को सामान्य करना चाहिए। उनको वो कैसे करें? सिर्फ विकास, जैसे पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि साहब वो एक फ़ोटो आ गई कि साहब वो हम उसकी निंदा कर रहे हैं और बड़ा हम लोग, इससे नहीं होगा। जब तक आप लोगों के मन में कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे कि हाँ ठीक है, आप अपनी बात को कहिए। अगर आप एक तरफा बात सुनेंगे तो ठीक नहीं है। वो घटना गलत थी, ये तो सही है, लेकिन अगर उस घटना के संबंध में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और अगर उसको ये लग रहा है कि हमको कहीं ऐसा ना हो पुलिस वाले हमको ले जाएं, तो लग रहा तो अनुभव के आधार पर ही तो लग रहा है। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। रात में जो हमला हुआ उसके बाद हम जब सारे लोग भागे, पूरा शहर का मीडिया भागा, ऑब्वियस है हमने अपने फोटोग्राफर को फ़ोन किया, रात में फोटोग्राफर को बुलाया और भागने की कोशिश की मीडिया के लोगों ने। हम बहुत तेज़ी से सारा मीडिया भागा और तब पता चलता है कि वहाँ सिर्फ हमला नहीं हुआ है, वहाँ तो बहुत कुछ हो चुका है, वहाँ मौत का नंगा नाच हो चुका है। और विकास दुबे पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन चुका था पुलिस वालों की हत्या करके। और हत्या ही नहीं, एक नियोजित हत्या, एक नृशंस हत्या जिसमें घेर कर मारा जा रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरे दुनिया में चर्चित था, यहाँ वही बुलडोजर, वही जेसीबी रोक करके पुलिस का रास्ता रोका गया और फिर उन्हें मारा गया। देखिए, विकास जो है ना, विकास दुबे को 2 हिस्सों में आपको समझना पड़ेगा। विकास दुबे एक मेधावी छात्र, इतना मेधावी छात्र कि आप 89-90 के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो पीपीएन कॉलेज में एडमिशन सबसे कठिन माना जाता था। विकास दुबे का एडमिशन पीपीएन कॉलेज में हुआ था। वो दौर जब पीपीएन कॉलेज हम लोगों के लिए डीयू की तरह होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे एडमिशन आज की पीढ़ी का सपना होता है, हम लोगों का उस समय जो सन 70 के बाद पैदा हुई पीढ़ी है, सन 60-65 के बाद पैदा हुई पीढ़ी है, उस पूरी पीढ़ी के लिए पीपीएन में एडमिशन सपना था। विकास दुबे ने उस पीपीएन में एडमिशन पाया था। इसका मतलब 12th में उसके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। पीपीएन कॉलेज में पढ़ने वाला एक मेधावी छात्र, लेकिन जब अपराध उसने कोई पीपीएन में आके नहीं शुरू किया था या कानपुर आके नहीं शुरू किया था, उसके अपराध के किस्से उससे पहले से चल रहे थे, बहुत सारी घटनाएं सामने आई। लेकिन जो ये उस दिन का जो घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे बेसिकली खाकी और अपराध का संगम है, उसका परिणाम थी ये घटनाक्रम। उसको एक दौर में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा मिला, पुलिस वालों के साथ उसके रिश्ते बड़े अद्भुत से। कोरोना काल में हम सब ने जाना है कि उसके घर में प्रॉपर एक भंडारा चलता था जिसमें पुलिस वाले जाके खाना खाते थे। उस दिन के बारे में भी बड़ा क्लियर है कि उसको पता चल गया था कि उसके यहाँ लोग पुलिस उसको पकड़ने आ रही है। इट मीन्स ये साहस उसको पुलिस के साथ उसके अपने रिश्तों
पॉलिटिकल रिलेशनशिप और अपराध तीनों के बीच की जो एक नेक्सस है उसके परिणाम स्वरूप मिला और विकास दुबे जिस रूप में सामने आया वो विकास दुबे बन पाया। निश्चित रूप से एक दौर है जब आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, विकास दुबे का ऐसा मेधावी था जिसका सेना में सिलेक्शन हो गया था, वो छोड़ दी। अब एक सेना छोड़ी थी तो उसने बुलेट सेना बनाई। वो जब शिवली से कानपुर बुलेट से आता था तो तमाम लोग उसके साथ आते थे, एक भीड़ होती थी। कई पूरे जीटी रोड पे एक पूरी कारखानों की, फैक्ट्रियों की लिस्ट थी जहां पर उसकी पर्ची चलती थी। तो वो जलवा भी विकास दुबे ने देखा। सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार थी। वो सपा से भी जिला पंचायत सदस्य रहा, उसकी पत्नी बसपा से भी रही। कुल मिला के वो खाली पर्चा था, जो चाहता था वो पॉलिटिकल पार्टी भरता था कि हमें इस पार्टी से काम करना है। भाजपा में उसके सब सपोर्टिंग रोल थे। हालत ये तभी तो ये हालत हुई ना कि आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या थाने में घुसकर होती है और विकास दुबे उस मामले के बाद भी पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं और